हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम मैवन। तो देखो, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो तक मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बता दिया था। बहुत सी बेसिक चीज़ें बता दी थी। आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तरह तरह के क्वेश्चन लाया हूँ मैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, आसान से शुरू करेंगे और हार्ड तक क्वेश्चन करेंगे। 8-9 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे पिछले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें से मैं बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बताया हूँ। तो उसी में से अभी मैं क्वेश्चन भी लाया हूँ ताकि क्वेश्चन करने में आसान हो। इसीलिए आप पिछले वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर पहले से ही मैंने रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है। देख लेते हैं हम लोग। फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, अगर ए प्योर सब्सटेंस है, इसमें से ए जो है ना प्योर सब्सटेंस है और बी जो है इम्प्योर सब्सटेंस है। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसको पहचानने का तरीका देखो। प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें एक तरह के ही एटम्स प्रेजेंट हो, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस में होता है कि बहुत तरह के उसमें प्रेजेंट है। उसमें उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल होता है वो बहुत तरह का होता है, जबकि प्योर सब्सटेंस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल होता है वो एक ही टाइप का होता है, बहुत सारा। ठीक है, तो ए का वैल्यू हम निकालें, अगर प्योर सब्सटेंसेस में ढूंढे तो कौन कौन है। हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बस हाइड्रोजन एटम से ही बना हुआ है, वो सल्फ़र के एटम से नहीं बना हुआ है, वो मैग्नीशियम के एटम से नहीं बना हुआ है। तो हाइड्रोजन हमारा ए में आ गया। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे H2O। H2O क्या ये प्योर सब्सटेंस है? बिल्कुल, ये भी प्योर सब्सटेंस है। क्यों? इसमें तो ऑक्सीजन के भी एटम है। नहीं नहीं नहीं, देखो, प्योर सब्सटेंस ये तो है ही, लेकिन कोई कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड एक फिक्स्ड रेशियो में आता है, इसीलिए ये भी प्योर सब्सटेंस की गिनती में आता है। और ये भी तो एक तरीके के सब्सटेंस से ही तो बना हुआ है, वाटर के एटम से ही तो मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, ये एक फिक्स्ड रेशियो में आता है, इसलिए हम इसको प्योर सब्सटेंस की गिनती में लेते हैं। ठीक है, समझे? तो इसमें भी लगा लेते हैं ए। अच्छा, एयर। एयर देखो, एयर प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एयर में देखो बहुत सारे गैसेस रहते हैं, तो इसीलिए इसको हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा, ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अगर पॉल्यूशन हो गया तो हेट्रोजीनियस भी कहला सकता है। ठीक है, वैसे हम लोग होमोजीनियस ही मान के चलते हैं, क्योंकि एयर का मतलब पूरा हम लोग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा चीज़ लेके चलते हैं जो कि एक फिक्स मात्रा में है। ठीक है, जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए हम लोग एयर को हम लोग होमोजीनियस लेके ही चलते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है, तो एयर हम लोग प्योर इम्प्योर है तो इसको बी कर लेते हैं। ठीक है, H2O प्लस शुगर ये भी इम्प्योर ही है। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। पानी में चीनी घोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। उसको हम किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं, चाहे तुम पानी ज़्यादा डालो या चीनी कम डालो, या पानी कम डालो या चीनी डाला ज़्यादा डालो, तो इसको हम किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं, इसीलिए ये इम्प्योर हो गया। इसको हम किसी रेशियो में नहीं मिला सकते, इसको भी हम लोग किसी रेशियो में नहीं मिला सकते। NH3 क्या हो गया, एक प्योर सब्सटेंस हो गया, क्योंकि ये फिक्स्ड रेशियो में आता है। ब्लड एक इम्प्योर हो गया, क्योंकि इसमें बहुत टाइप के अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, O2 क्या है, तो O2 जो है ना वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। H2O प्लस सैंड इम्प्योर सब्सटेंस है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है जिसको हम इथेनॉल शायद बोलते हैं इसको। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये भी एक फिक्स्ड रेशियो में ही आता है। ठीक है, तो ए की संख्या में कितने हैं हमारे पास? 1 2
3 4 5, ठीक है। और बी की संख्या में बात कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और हमको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 5 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 का क्यूब, ठीक है। तो 125 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 981, 189 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 189 इसका राइट आंसर हो गया। देखो ये तरह का क्वेश्चन कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये जो है ना ये क्वेश्चन आपको बताता है कि बच्चा कितना पहचान पा रहा है इसमें से कि कौन क्या है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है। हमको 10x प्लस कॉस वाई दिखाना है। x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 15 भी है, और a एलिमेंट इसमें दे रखा है, b कंपाउंड इसमें दे रखा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें हम लोग को एलिमेंट को चुनना है, कंपाउंड को चुनना है, फिर एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, फिर 10x प्लस कॉस वाई पे रखना है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। काफ़ी लंबा नहीं है, सीधा हम लोग फाइंड करेंगे। चलो देखो एलिमेंट कौन कौन सा है। तो ये तो एलिमेंट हमको साफ साफ दिख रहा है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसको ए दे दिए। O2 भी एक एलिमेंट है, कैसे, क्योंकि ये भी सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। एलिमेंट का मैं डेफिनेशन आपको क्या बता, चलो एलिमेंट का डेफिनेशन दिखा दूँ, चलो बता देता हूँ। तो एलिमेंट क्या था, एलिमेंट था कि प्योर सब्सटेंस, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें एक तरह के एटम्स हो, ठीक है, तो वो हो जाता है एलिमेंट, ठीक है। तो ये एलिमेंट ए यू भी एक एलिमेंट हो जाएगा। गोल्ड क्या एक एलिमेंट ही है, ये नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, HCl एक कंपाउंड है, तो ये बी में आ जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। HNO3 भी एक कंपाउंड है, NaOH भी एक कंपाउंड है। S एक एलिमेंट है, क्योंकि सल्फर एक ही तरह के क्या चीज़ से मिलकर बना है, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है। प्लेटिनम भी एक क्या है, एलिमेंट ही है। NaBr सोडियम ब्रोमाइड, ये भी एक क्या है, कंपाउंड है। ये MgCl2 भी कंपाउंड है। Ar आर्गन एक एलिमेंट है। और H2SO4 क्या है, H2SO4 भी एक कंपाउंड है। तो देखो ए कितना है, 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6, 6 है, यानी x का वैल्यू 60 आया मेरा। अब 15 बी का वैल्यू कितना आएगा, देखो, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 105, ठीक है। अब देखो 10x मतलब tan 60 का वैल्यू होता है, लिख लेता हूँ मैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता, मैं बताता हूँ। कॉस, ये तो पता होगा आप लोगों को, अच्छा, कॉस वाई का वैल्यू कॉस 105 डिग्री, ठीक है। ये शायद आप लोग को निकालना पड़े, तो मैं बता देता हूँ। tan 60 का वैल्यू तो होता है √3, ठीक है। कॉस 105 का वैल्यू ये तो पता होगा आपको, ये नहीं पता होगा, √2 माइनस √6/4 होता है, ठीक है, समझे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, LCM लेंगे, 4√3 प्लस √2 माइनस √6, और अब तो सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इससे हम पहचान पाए कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है। बस इसमें क्या किया, कैलकुलेशन बढ़ा दिया। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था, ठीक है, और ऐसा बनाया था कि ऐसा ही वैल्यू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन चाहिए हमको, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास 20 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, मीथेन का 20 मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा और कितना न्यूट्रॉन होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए थे, बस अभी क्या है प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ फिर से, ठीक है। क्या करेंगे, देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो CH4 में कितने होंगे प्रोटॉन, जरा बताना, CH4 में, ठीक है बताता हूँ।
तो प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर का जो वैल्यू होगा वही प्रोटॉन के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर, नॉट मास, नंबर। तो कार्बन का देखो, प्रोटॉन का वैल्यू निकाला, कार्बन का कितना होता है 6, हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ 4 है तो 4, 10 प्रोटॉन होंगे यहाँ पे। अब ये न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी, ये एक का एक मॉलिक्यूल मैं बता रहा हूँ, ये भी 10 होगा, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 4, तो 16, और 16 में से कितना प्रोटॉन, प्रोटॉन ही होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, 10 माइनस कर देंगे, 6 हमारा न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो हम, ये तो हमारा सब एक मॉलिक्यूल का निकला, हमको निकालना 20 मॉलिक्यूल। तो 20 मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कितना होगा, 10 इंटू 20 मतलब 200 प्रोटॉन होगा। वैसे 20 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो भी 200 हो जाएगा। और 20 मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 120 होगा, 120 न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। ये 6 आएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। इस तरह के क्वेश्चन देखो आते तो नहीं है जनरली, लेकिन शायद बोर्ड में आ जाए, तो बोर्ड में आ सकते इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। तो देखो मैंने यहाँ आपके सामने एक नया क्वेश्चन लाया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज, ये फॉलो है, ठीक है, फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, या लॉ ऑफ डेफिनेट भी बोल सकते हो तुम लोग, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो वो कैसे बताएं? तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन कौन ही फॉलो करता है, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड तो करता ही है। HCl क्या है, कंपाउंड है, तो ये तो करेगा ही। क्यों? ये फिक्स्ड रेशियो में होता है, मतलब इसका प्रपोर्शन कांस्टेंट रहता है, तो ए तो करेगा पक्का। H2O भी एक कंपाउंड है, वो भी करेगा। अलॉय करेगा, ब्लड करेगा, ब्लड तो नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया कि ब्लड एक इम्प्योर है, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस है, वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता है, उसको तुम, वो किसी भी रेशियो में रह सकता है आपकी बॉडी में। अलॉय भी नहीं करता है, क्योंकि अलॉय में भी हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रपोर्शन रखते हैं वो कांस्टेंट नहीं रखते हैं, ठीक है, किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं, तो अलॉय भी नहीं होगा, मतलब ए और बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा सा आसान भी था। चौथा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। कौन सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को फॉलो करता है, ठीक है। तो मल्टीपल प्रपोर्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। उसमें क्या बताया था कि दो एलिमेंट तो होना चाहिए, सॉरी, हाँ वही, एलिमेंट दो होना चाहिए, लेकिन उससे कंपाउंड जितना भी बन सकता है बनने दो। तो यहाँ देखो, दो एलिमेंट है, कंपाउंड है अलग अलग, तो ये तो होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ भी होगा क्योंकि एलिमेंट दो है, कंपाउंड बहुत सारे हैं। यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि देखो एलिमेंट एक, यहाँ पे 3 एलिमेंट हो गया, और ये हो ही नहीं सकता। तो सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी में भी 3 एलिमेंट आ गए। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि जो एलिमेंट है, सॉरी, इसका आंसर है वो ए होगा और बी होगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताना भूल गया था, ठीक है, वो भी देख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ मैं, आगे हम लोग वो भी करेंगे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे नाइट्रोजन की बात करें हम, तो कैसे होता है, वो 2 में होता है,
ये तो आपको 9th क्लास में पता ही होगा ना, पहले शेल में 2 जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एन का वैल्यू पहले शेल में 2 होता है, फिर दूसरे शेल में एन का वैल्यू टोटल कितना होता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 होता है। 2 इसमें हो गया तो 5 इसके दूसरे वाले सेल में जाएगा, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल का ये इलेक्ट्रॉन है। मान लो हम बात करते हैं बोरॉन की, तो बोरॉन का क्या होता है, 2 और 3 होगा, तो 3 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें 2 और 6 होता है, तो 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और वैलेंसी क्या होगा, 8 में थे, इसको माइनस कर दो वैलेंसी आ जाएगा, इसको माइनस कर दो वैलेंसी आ जाएगा, 8 में से इसको माइनस कर दो वैलेंसी आ जाएगा। अच्छा ठीक है, और क्या लिख सकते, फ्लोरीन भी ले सकते हैं हम लोग, 2 होगा। ठीक है, और कितना होगा, फ्लोरीन तो 9 होता है, यहाँ पे कितना भरेंगे हम लोग, 7 भरेंगे, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये सब जो है, ये सब क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, समझे। तो आइए, एक बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। क्या है क्वेश्चन, कि अगर रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का ए है, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास ए है और वो आइसोटोनिक है, एक एलिमेंट है जिसका है जेड, जिसका एटॉमिक नंबर बी है और एटॉमिक मास सी है, तो बताना है, क्या बताना है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में कितने होंगे, इस वाले एलिमेंट में, सॉरी एटम बोल रहे हैं, एलिमेंट में कितने होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोटोनिक बोल रहे, मतलब इसका न्यूट्रॉन और इसका न्यूट्रॉन बराबर है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास एलिमेंट का ए है, मतलब ए का वैल्यू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर है, अरे बोलो ना, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। मैंने आपको पिछले वाले सम फंडामेंटल टॉपिक्स में बताया था। अच्छा, तो यहाँ से न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, ए माइनस पी, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, ठीक है, यही निकलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें क्या होगा न्यूट्रॉन का वैल्यू, इसमें होगा न्यूट्रॉन का वैल्यू बी माइनस सी, समझे। अब देखो ये दो, सॉरी ये एक्स लिख दिया मैंने, अब ये दोनों सेम है, इसको सेम कर दो, ए माइनस पी इक्वल टू बी माइनस सी। क्यों, क्योंकि दोनों का न्यूट्रॉन है और आइसोटोनिक है ना, मतलब दोनों का न्यूट्रॉन सेम है। अच्छा, अब यहाँ से P का वैल्यू निकालो, माइनस पी इज इक्वल टू बी माइनस सी, ये हो जाएगा माइनस ए, और P का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे सी माइनस बी होगा, ठीक है, सी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझे, ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। अब देखो, जो प्रोटॉन है वही तो इलेक्ट्रॉन भी तो है, क्यों, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो ए प्लस बी माइनस सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसी तरह के क्वेश्चन मैं और लाया हूँ, 2 क्वेश्चन और है, बहुत अच्छे से बनाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, ये रहा, हाँ यहाँ पे वैलेंस है, जो कि मैंने काट दिया था, लेकिन यहाँ वैलेंस है, ठीक है। हम लोग को टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, 12.3 ग्राम इन P4+2 आयंस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब देखो, सबसे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फॉस्फोरस निकालो, कि एक फॉस्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं।
तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कि कितने P4+2 के आयन है। ठीक है, अभी +2 छोड़ो, +2 का क्या काम है उसको हटाओ। पहले यहाँ लिखो कि नंबर ऑफ P4+2 आयन कितने हैं, यही तो पहले निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे। इसको निकालने के लिए जितना दिया हुआ है, इतना जितना ग्राम दे रखा है, उसको 1 के मास से डिवाइड लगा देंगे। तो 12.3 ग्राम है, उसको डिवाइड लगा देंगे किससे, इसके रिलेटिव एटॉमिक मास से। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम से। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि फास्फोरस का कितना होगा, फास्फोरस का 31U होगा। ठीक है, अब इसको लगाओगे तो क्या आएगा, 0.4 ग्राम पर यू। ठीक है, 0.4 ग्राम पर यू। ठीक है, अब ये जो ग्राम पर यू है, ये तो नहीं कटा, क्यों, ये तो नहीं कटा, तो इसको काटने के लिए हम लोग, ये ग्राम है, यू को मैंने बताया था कि यू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग करते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहाँ ग्राम से ग्राम कट गया, अब भी लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी आ गया, 1/166 इंटू 10⁻⁻24। अब कैसे करें, देखो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। जब भी ये आए 1/u आए ना, तो उसको क्या कर लेना, उसको तुम 6.022 इंटू 10⁻23 कर लेना। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू जो है ना, यही होता है 1/1/u का वैल्यू यही होता है। मतलब 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा। और इसको ही हम लोग तो क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, इसीलिए 0.4 Na भी इसको लिखते हैं हम लोग। समझे, समझे। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर एक हम P4+2 आयन लेते हैं तो देखो P4 में कितना है। देखो फास्फोरस का मैंने ऊपर आपको नहीं बताया था, निकाल लेते हैं हम लोग। फास्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 15। तो पहले 2 जाएगा, ठीक है, फिर 8 जाता है, फिर 5 जाता है, ऐसे ही जाता है। ठीक है, तो 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन लेकिन 5 सॉरी 5 है। ठीक है, तो इसका 5 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 यहाँ तो 4 है, 4 फास्फोरस है तो 20, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो हट गया, +2 चार्ज है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन होगा टोटल, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, ये तो एक में आया, एक P4 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 0.4 है, मेरे पास तो 0.4 Na है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे, मल्टीप्लाई, अब ये जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्या निकालो, नंबर ऑफ P4+2 आयन निकालो, कितने आयन्स है मेरे पास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना कि 1/u का वैल्यू 1 मोल के बराबर होता है, जिसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन कार्बन, जिसका 120 ग्राम हमने लिया है। टोटल न्यूक्लियॉन देखना है, तो इसका देखो 2 मेथड बताऊंगा, एक सिंपल, एक थोड़ा सा लेंदी। कैसे, देखो मेथड 1 देखो, देखो एक पूरा कार्बन है, मान लो इतना पूरा बड़ा कार्बन है। अब इतना कार्बन है, वो पूरा तो न्यूक्लियॉन से ही बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर हम अगर हम टोटल वेट जितना हम दिया है और एक न्यूक्लियॉन का वेट
से अगर डिवाइड लगा दे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा। अरे पता तो बिल्कुल चला जाएगा। तो कैसे कैसे निकाले? तो कुछ नहीं करना है। अगर हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ढूंढना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल वेट मतलब 120 ग्राम को डिवाइड लगाएंगे 1 से। और 1 का क्या होता है, किससे डिवाइड लगाएंगे, 1 न्यूक्लियॉन से। और 1 न्यूक्लियॉन का वेट क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होता है, 1 यू, मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻, माइनस क्यों, 23, ठीक है, माइनस में 24, मैंने उसका ले लिया, ठीक है। ये होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या होगा, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन का तो यही तो होगा, ठीक है। अरे 1 यू इसी को तो बोलते हैं, 1 यू, ठीक है। तो इसको डिवाइड लगा देंगे हम लोग, ठीक है। ग्राम पर ग्राम में आ गया, ग्राम ग्राम कट गया, तो इसमें क्या 120 Na आया। अभी मैंने आपको बताया कि 1/, इसका वैल्यू 1 मोल होता है Na, तो 120 क्या हो जाएगा Na, इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन हो जाएगा। बहुत ईजी मेथड, बहुत ईजी, चुटकियों में बन जाता है। लेकिन एक और मेथड है, वो मैं नहीं भी बता सकता था, लेकिन मैं बता देता हूँ कि पहले नंबर ऑफ, तुम कितना कार्बन है, कार्बन के एटम है वो निकालो, कार्बन का एटम कितना है वो निकालो। तो भाई मेरे पास 120 ग्राम है, मेरे पास तो 120 ग्राम है, और उसको हम डिवाइड लगा देंगे 1 कार्बन एटम से। और 1 कार्बन एटम में कितना होता है, 12 यू, 12 यू होता है ना। 1 कार्बन एटम का मास होता है 12 यू, मतलब 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम ग्राम कटा, यहाँ से ही कितना आ जाएगा, 10 Na। ये 10 बार में, और इसको Na कर देंगे, 10 Na, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो टोटल न्यूक्लियॉन बताना है हमको, टोटल न्यूक्लियॉन बताना है। वो कैसे होगा, तो देखो, एक एटम में इतना न्यूक्लियॉन होगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि 10 Na है तो एक एटम में तो इतना न्यूक्लियॉन होगा। तो और सॉरी, इतना तो एटम है हमारे पास, सॉरी क्या हम भी बोल रहे हैं, इतना एटम है, एक एटम में कितना न्यूक्लियॉन है, वो तो 12 ही होगा, क्योंकि 12 से ही तो 12 ही तो मास होता है, तो वही मास होगा ना 12। तो 10 Na को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 120 Na आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन यहाँ से भी वही निकलता है, और यहाँ से भी वही निकलता है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड से आप कोई भी मेथड बनाइए, ये आसान मेथड है, ये तुरंत बन जाएगा। और ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल मेथड भी है, ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा क्लियरिटी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।